सोशल साइंस क्लास 9। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी हिस्ट्री की हमारी बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, भारत और समकालीन विश्व। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। और ये वीडियो हमारा इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कर ले चुके हैं। In this video, we are going to study about French society during the late 18th century, a society of estates and injustice in the society. तो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस की क्या राजनैतिक और सामाजिक स्थिति थी वो यहाँ पर हम देखेंगे। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, फ्रांसीसी समाज जो 3 वर्गों में विभाजित था एस्टेट्स में, उसके बारे में देखेंगे। एंड इनजस्टिस इन द सोसाइटी, और उस समय फ्रांसीसी समाज में जो अन्यायपूर्ण स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यही सारे पॉइंट वो हैं जो वहाँ पर क्रांति का कारण बने। जो पिछले वीडियो में हमने क्रांति के कारण देखे थे, जिनका हमने हेडिंग देखा था, वो हेडिंग धीरे धीरे अब इसमें हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर उनकी डिटेल आती जाएगी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान फ्रांसीसी समाज की स्थिति। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कुछ कारणों को हमने हेडिंग्स में देखा है। अब वो हेडिंग की डिटेल हमें अब आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें मिलती जाएगी। तो यहाँ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी समाज की स्थिति थी उसमें से बहुत सारे कारण हमें इस सोसाइटी की कंडीशन को देखकर ही क्लियर हो जाएंगे। द बूरबोन डायनेस्टी रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1589 टू 1792। जैसे कि पहले हमने देखा था कि फ्रांस में ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, एक तंत्रीय राजतंत्र, जहाँ किसी एक राजा का शासन चलता है। तो वहाँ 1589 से 1792 तक बूरबो राजवंश का शासन था। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बूरबो फैमिली बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, और सन 1774 में उसी राजवंश का लुई 16वां वो फ्रांस का राजा बना। जिस समय ये लुई 16वां राजा बना उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। ही वॉज जस्ट 20-year-old सिंपल बॉय एट दैट टाइम who don't had any experience to handle such political, social and economic crisis। तो जिस समय वो राजवंश का वो उत्तराधिकारी बनकर राजगद्दी पर बैठा, वो केवल एक 20 वर्ष का युवक था जिसको इस तरह की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्चक्रों को या बुरी परिस्थितियों को संभालने की कोई अनुभव नहीं था। इसीलिए उसको इनएफिशिएंट या अयोग्य शासक माना गया, क्योंकि वो बहुत कम आयु में राजगद्दी पर बैठ गया था और उसे इस तरह के हालात संभालने का कोई अनुभव नहीं था। वो उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी ऑन्टेने से हुआ था। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि फ्रांस का पड़ोसी देश है। इसको ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत होना। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट एंड कंट्री है जो प्रशांत महासागर में आता है, जिसके वेस्ट में प्रशांत महासागर और इधर ईस्ट में हिंद महासागर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी बात कर रहे हैं, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो एक छोटा सा यूरोपियन देश है जो फ्रांस के उत्तर में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनी से इसका विवाह हुआ था। द न्यू किंग लुई 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी बिकॉज, तो लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि उसका राजकोष पूरा खाली था, खजाने में कोई पैसा नहीं था, और ऐसी स्थिति में देश को संभालना और भी विकट कार्य था। राजकोष खाली क्यों था, उसके क्या कारण थे? फर्स्ट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस हैड बीन एग्जॉस्टेड इन लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। बहुत लंबे समय से फ्रांस युद्धों में लगा हुआ था और उसके जो भी आर्थिक संसाधन थे वो इन युद्धों में खर्च हो चुके थे। कोई भी युद्ध बहुत महंगा कार्य होता है, उसमें बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है, तो इसीलिए फ्रांस के आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा कम हो गए थे इन युद्धों में लगे होने के कारण। ए ग्रेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज was being spent on the extravagant maintenance of the Versailles Palace। तो ये फ्रांस का राज परिवार वर्साई महल में रहता था। इस महल की शान और शौकत को बनाए रखने के लिए, इसमें शान शौकत, ऐशो आराम, उन सब की मेंटेनेंस के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च होता था। एक तरह से ये फिजूल खर्ची थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन खर्च किया जाता था इस सब के ऊपर। एट द टाइम ऑफ लुई 16, फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन।
तो उसी समय लुई 16 के समय में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की मदद करी, जिससे कि वो ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके। अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन की कहानी एक अलग स्टोरी है, एक अलग उसका स्वतंत्रता संग्राम है। यहाँ केवल हमें इतना देखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं जिसे आज हम, पहले वो ब्रिटेन का उपनिवेश थे, वहाँ पे छोटे छोटे 13 कॉलोनी बना रखी थी उन्होंने, और वो सभी स्वतंत्र होना चाहते थे। ब्रिटेन फ्रांस का भी शत्रु था, इसीलिए फ्रांस ने उन 13 उपनिवेशों की मदद करी कि वो ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, और इस मदद में उसको भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ा। तो इन सारे कारणों से फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था। France had to go under debt of more than 1 billion livre due to this war of independence, though it was already in debt of 2 billion livre. livre उस समय फ्रांस की मुद्रा थी, जो फ्रांस में करेंसी उस समय चल रही थी, सर्कुलेशन में थी, उसे livre कहा जाता था। तो ये अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता पर जो युद्ध हुआ, उसके लिए फ्रांस के सरकार को, फ्रांस के राजतंत्र को 1 बिलियन livre का कर्ज लेना पड़ा, जबकि पहले ही वो युद्धों में लगा हुआ था और उसके ऊपर अपने महलों की शान शौकत और अन्य खर्चों के लिए उसको कर्ज लेना पड़ रहा था। तो पहले से ही उसके ऊपर 2 बिलियन livre का कर्ज पहले ही था, और 1 बिलियन livre जो था उसको ये अमेरिका की वॉर पर खर्च कर देना पड़ा, और अमेरिका के उपनिवेशों को उधार के लिए उसने दिया। The king had borrowed this money from the money lenders, and now those money lenders began to charge 10% interest on this loan. और ये फ्रांस के राजा के पास इतना धन नहीं था, उसने ये सारा धन जो खर्च किया इन लड़ाइयों में और अमेरिका की मदद करने के लिए, तो ये सारा धन उसने बड़े बड़े साहूकारों से उधार लिया था, और अब वो साहूकार उससे 10% पर ब्याज मांगने लगे थे। इस लोन के ऊपर उन्होंने 10% ब्याज वसूल करना शुरू कर दिया था। The state also had to meet its regular expenses such as cost of and maintenance, army, court, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़। और इसके साथ साथ सरकार को अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जो अपने नियमित खर्चे होते हैं, जो किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उनके लिए भी उसको धन की आवश्यकता थी। जैसे कि उसको एक आर्मी मेंटेन करनी है, फौज का रख रखाव करना है, द कोर्ट अपना जो राज दरबार है, राज दरबार की मेंटेनेंस करनी है, सरकारी दफ्तर जो चल रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, तो उन सब के रख रखाव के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी धन की आवश्यकता थी, और राज्य को इन सब चीज़ों के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ रहा था। इन दिस कंडीशन द स्टेट डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो अभी ये बहुत सारे कारण हो गए जिनके कारण वहाँ पर धन की मांग बढ़ रही थी। सरकार को लग रहा था कि उन्हें बड़ी मात्रा में आमदनी की आवश्यकता है, क्योंकि कर्ज बढ़ता जा रहा था, रेगुलर खर्चे पूरे करने मुश्किल हो रहे थे, अपने महल की शान और शौकत को भी बनाए रखना था, और मनी लेंडर्स को इंटरेस्ट भी देना था। तो ऐसी स्थिति में पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, विकट स्थिति आर्थिक रूप से चल रही थी, और राज्य के लिए, सरकार के लिए या राजतंत्र के लिए आमदनी का जरिया एक ही होता है, वो है टैक्स, जनता से टैक्स वसूल करना। तो ऐसी स्थिति में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए राजतंत्र ने ये डिसाइड किया कि वो टैक्सेस को बढ़ा देंगे, वो करों को बढ़ा देंगे, और ये करों को बढ़ाना जो था, यही क्रांति के आधार बन गया, जिसको अभी हम आगे चलकर देखते हैं। अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, एस्टेट्स का समाज। जो फ्रांस का समाज था उस समय, वो कुछ वर्गों में बटा हुआ था, जो वर्ग एस्टेट कहलाते थे। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। और इस तरह का एस्टेट में बटा हुआ समाज सामंतवादी व्यवस्था का ही एक हिस्सा होता है। अब ये सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, ये तो एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, यहाँ हम इसका एक शॉर्ट में डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए फ्यूडल सिस्टम वाज अ सोशल पॉलिटिकल सिस्टम इन मेडिवल यूरोप इन विच पीपल वर्कड एंड फॉट फॉर नोबल्स हु गेव देम प्रोटेक्शन एंड लैंड इन रिटर्न। तो ये सामंतवादी व्यवस्था एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो कि मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित थी। इसमें क्या होता है कि लोग अपने सामंतों के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए युद्ध करते हैं, और बदले में वो सामंत उन्हें संरक्षण और कृषि करने के लिए भूमि देते हैं, जिस पर खेती करके वो अपना जीवन चलाते हैं। तो पूरे समाज में, पूरे देश में कुछ लोग होते हैं जो सामंत कहलाते हैं, कुछ एक तरह से लीडर समझ लीजिए, उनके नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं जो सामंत होते हैं। सारी भूमि उन्हीं की होती है, और वो भूमि
अन्य लोगों को वो देते हैं कि वो उस पर खेती करते रहें और अपना जीवन चलाएं, और वो लोग उस पर खेती करते हैं और सामंतों के लिए कार्य करते हैं, सामंतों के लिए युद्ध में लड़ने जाते हैं, उनको टैक्सेस देते हैं। तो समाज में, फ्रांस के समाज में भी उस समय यही सामंतवादी व्यवस्था थी, और इस सामंतवादी व्यवस्था में समाज को 3 एस्टेट्स में, 3 वर्गों में बांटा गया। ये दिख रहे हैं 3 वर्ग किस तरह के थे समाज में। ऊपर जो दिखाया है हायरार्की, उनकी जो क्रम है, पदानुक्रम है, उस हायरार्की के अनुसार ही लिखा हुआ है। सबसे पहले सबसे टॉप पर आता था फर्स्ट एस्टेट, जो कि क्लर्गी यानी कि पादरी वर्ग, क्योंकि उस समय समाज में धर्म का बहुत बोलबाला था, धर्म का बहुत महत्व था, इसलिए जो चर्च के पादरी लोग थे वो फर्स्ट एस्टेट में आते थे। सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, नोबिलिटी में पूरे राज परिवार के लोग आ जाते हैं और सामंत लोग आते थे, वो सेकंड एस्टेट कहलाते थे, जिसे हम कुलीन वर्ग कहते थे। एंड थर्ड एस्टेट, और जो बाकी सारा समाज है वो सब थर्ड एस्टेट में आता था, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें उच्च वर्ग के लोग भी हैं और मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग, तीनों ही वर्गों के लोग इसमें आते थे। उच्च वर्ग में इसके बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी, दरबार के कर्मचारी, वकील आदि आते थे। मध्यम वर्ग में कुछ थोड़े छोटे टाइप के जो किसान थे, जिनके पास कुछ कम ज़मीन थी, या कुछ बड़े बड़े किसान भी थे, वो आते थे। और कारीगर आते थे जो हाथ से काम करते थे, जैसे कपड़ा बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, मकान बनाने वाले, एक्सेट्रा। फिर थर्ड में इसमें निम्न वर्ग के लोग भी इसी में आ जाते थे, जिसमें स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, भूमिहीन श्रमिक, मजदूर, छोटे किसान, ये सब आते थे। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के अलावा बाकी सारा समाज जो था वो थर्ड एस्टेट में आता था, तीसरे वर्ग में आता था। और इस थर्ड एस्टेट में अमीर और गरीब दोनों ही प्रकार के लोग शामिल थे। Only the members of the third estate had to pay taxes. In third estate, some were rich and others were poor. तो जैसे हमने देखा कि समाज हमारा ये 3 वर्गों में बटा हुआ था, फ्रांस का समाज उस समय, और उसमें से जो तीसरे वर्ग के लोग थे, उसमें से कुछ तो धनी थे लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत गरीब थे। और यहाँ स्थिति ये थी कि जो पहले 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, केवल जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्हीं को सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो पीछे हमने देखा था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा था, और ऐसी स्थिति में राजा ने यह निश्चय किया था कि वो करों की मात्रा बढ़ा देगा। जब करों की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका बर्डन सीधा सीधा किसके ऊपर आएगा? थर्ड एस्टेट के ऊपर आएगा, क्योंकि उसी को सारे टैक्स देने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज वेरी अनजस्ट, और एक और समाज में भी यहाँ क्या चल रहा था कि जो भूमि का वितरण था वो बहुत अन्यायपूर्ण था। About 90% of the total population was peasants, but only a small number of them were the owner of the land they cultivated. पूरे देश की लगभग 90% जनसंख्या ऐसी थी जो किसान थी, जो कृषि करते थे, लेकिन उन किसानों में से बहुत कम ऐसे थे जो उस भूमि के मालिक हों जिस पर वो खेती कर रहे हैं। मतलब वो भूमि के मालिक नहीं थे, बल्कि दूसरों की भूमि पर वो मजदूरी के रूप में खेती करते थे। 60% of the land was owned by the nobles and church and rich members of the state. पूरे राज्य की जो 60% भूमि थी, कृषि भूमि थी, उसके स्वामी कुलीन वर्ग के लोग होते थे, यानी कि सामंत होते थे, या चर्च होता था, या फिर थर्ड एस्टेट के कुछ धनी लोग हैं वो इसके स्वामी होते थे। इनजस्टिस इन द सोसाइटी, तो पूरे फ्रांस में सोसाइटी की कंडीशन हमने देख ली कि सोसाइटी 3 एस्टेट में बटी हुई है, और उस 3 स्टेट्स में हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरे समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण थी। क्या क्या अन्याय चल रहे थे? द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड एस्टेट एंजॉयड सम स्पेशल प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के लोग थे उन्हें कुछ जन्म विशेषाधिकार मिले हुए थे, उन्हें जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। केवल उनका जन्म क्योंकि कुलीन वर्ग में हुआ है, इसीलिए उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। The nobles enjoyed feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from peasants. जैसे कि जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको कुछ सामंतवादी विशेषाधिकार प्राप्त थे। सामंती विशेषाधिकार थे, जिसमें कि एक अधिकार ये था कि वो किसानों से टैक्स वसूल करते थे, फ्यूडल ड्यूज वसूल करते थे, सामंतवादी कर वसूल करते थे। They were even exempted from paying taxes to the state. और जो ये फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के लोग थे, इन्हें सरकार की तरफ से छूट मिली हुई थी कि इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इन्हें राजकोष में कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ता था।
ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस, केवल थर्ड एस्टेट के लोगों को ही टैक्स देना पड़ता। Peasants had to render services in the houses and fields of their lords, in army and other works. किसानों को अपने सामंती स्वामियों के खेतों में और घरों में काम करना होता था, वहाँ अपनी सेवाएं देनी होती थी। साथ साथ वो सामंतों की जो सेनाएं होती थी उनमें भी काम करते थे और जो दूसरे सार्वजनिक काम थे वहाँ पर भी वो कार्य किया करते थे। तो ये थर्ड एस्टेट में ही आते थे ये पीजेंट, तो इनको यहाँ ये सारे कार्य अपने सामंतों के लिए करने होते थे। Peasants had to pay a tax named tithe to the church. Peasants को, किसानों को चर्च के पास एक टैक्स जमा करना पड़ता था जो टाइथ कहलाता था। टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था। टाइथ वाज अ टाइप ऑफ रिलीजियस टैक्स विच वाज पेड बाय द peasants टू द चर्च। एक प्रकार का धार्मिक कर जो किसानों द्वारा चर्च को दिया जाता था वो टाइथ कहलाता था। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टाइल, और इसके साथ साथ थर्ड स्टेट के लोगों को एक और टैक्स देना पड़ता था जो कहलाता था टाइल। टाइल एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था जो गवर्नमेंट के पास जमा किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स होता है जो हम सीधे गवर्नमेंट को जमा करते हैं, इसी तरह से वहाँ एक कर था टाइल जो सीधा गवर्नमेंट को दिया जाता था। टाइल वाज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच वाज गिवन टू द गवर्नमेंट। एंड सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी थे। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स तो वो होते हैं जो हम सीधे सीधे जाके दे देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम सीधे नहीं देते बल्कि वो हमसे इनडायरेक्टली लिए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं। मतलब वो उन वस्तुओं पर लगे होते हैं जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वैसे तो हम वस्तु की कीमत दे रहे हैं लेकिन उस कीमत के साथ साथ हम वो टैक्स भी दे रहे होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड टैक्सेस ऑन द यूज ऑफ सॉल्ट एंड टबाको एक्सेट्रा। अप्रत्यक्ष करों में कुछ महत्वपूर्ण कर ऐसे थे जैसे कि नमक पर लगा हुआ कर, तंबाकू पर लगा हुआ कर। तो जब हम नमक का या तंबाकू का इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो जो हम उनकी कीमत देंगे उसी के साथ वो टैक्स भी दे दिया जाता था। इन दिस वे इट वाज द थर्ड एस्टेट हु हैड टू बियर द बर्डन ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इस तरह से हमने देखा कि जो थर्ड एस्टेट था वो सारे करों का बोझ उठाता था। ये सारे कर थर्ड एस्टेट को ही देने पड़ते थे। कौन कौन से कर हमने देख लिए, जैसे कि फ्यूडल ड्यूज, सामंतवादी पैसा जो सामंत को देते थे वो सामंतवादी कर वो वहाँ पर देते थे। टाइद ए रिलीजियस टैक्स, ये एक टाइद एक धार्मिक कर है जो चर्च को दिया जाता था। तीसरा टाइल ए डायरेक्ट टैक्स विच वाज गिवन टू द स्टेट, टाइल नाम का प्रत्यक्ष कर जो कि सरकार को दिया जाता था। एंड सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर। और ये इतने सारे करों का जो बर्डन है वो केवल थर्ड एस्टेट के ऊपर है, और बाकी जो दो एस्टेट हैं जिसमें कि पादरी और कुलीन वर्ग के लोग शामिल हैं वो इन सबसे मुक्त हैं, आराम से फ्री बैठे हुए हैं, सबसे मुक्त होकर आज़ादी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो ये सारे हालात जो थे ये क्रांति का कारण बने, रिवॉल्यूशन का कारण बने आगे जाकर।